हेलो एंड वेलकम टू शॉम्बोधी। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मोस्ट कंफ्यूजिंग टर्म्स इन साइकोलॉजी। तब तक लव लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर साथ में रहना। देखिए, पहले जो आता है वो एंटेरोग्रेड एमनेशिया एंड रेट्रोग्रेड एमनेशिया। जो एंटेरोग्रेड वर्सेस रेट्रोग्रेड है, ये दोनों एमनेशिया का कंडीशन को डिनोट करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये दोनों पिक्चर में। एंटेरोग्रेड जो एमनेशिया है उसमें क्या होता है, जो हादसा होता है, हादसे के बाद वाला जो मेमोरी है, मेमोरी फॉर्मेशन गड़बड़ हो जाता है, मेमोरी फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। दैट्स वाई इन्होंने उसका जो उनका जो नियर एंड डियर वन है, इनको पूछ रहे हैं हु इज शी, मतलब जो नर्स है रेगुलरली इनको मतलब टेक केयर कर रहे हैं, इनको वो मेमोरी में फॉर्म नहीं कर पाते, मतलब मेमोरी में रजिस्टर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो दैट्स वाई जो हादसे का बाद वाला मेमोरी वो सब लॉस्ट हो जाता है, रजिस्टर नहीं हो पाता है, न्यू मेमोरी फॉर्म नहीं होता है। और जस्ट ऑपोजिट रेट्रोग्रेड क्या होता है, आगे वाला। रेट्रो मतलब आगे वाला जो पास्ट वाला जो मेमोरीज है वो बिल्कुल चले जाते हैं। जो नियर एंड डियर वन है, इनको पहचान नहीं रहे, इसलिए ये पूछ रहे हु आर यू, दैट इज वेरी मच पैथेटिक। एंड जो नर्स है, जो रेड हादसे के बाद जो ट्रीटमेंट दे रहे डॉक्टर्स है, नर्स है, जो और अदर मेडिकल प्रोफेशनल्स है, उन लोगों को रोज देख रहे हैं, अच्छे करके पहचान सकते हैं। न्यू मेमोरी फॉर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं होता है। इसमें मेमोरी फॉर्मेशन में दिक्कत होता है एंड इसमें न्यू मेमोरी फॉर्मेशन में दिक्कत नहीं होता है। तो ऐसे करके एंटेरोगेट वर्सेस रेट्रोगेट एमनेशिया याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, उसके बाद आता है हमारा रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। रिलायबिलिटी वैलिडिटी को हमने क्यों पिक किया, आप लोग को सभी को पता है कि जो टेक्निकल डेफिनेशन होता है बुक्स में, वो टेक्निकल डेफिनेशन क्या होता है हमको पता ही है। वो टेक्निकल डेफिनेशन को लेके हम आज बात नहीं करने वाले हैं। हमारा काम ही है जो कोर कंसेप्ट है उसको क्लियर करना। रिलायबिलिटी वर्सेस वैलिडिटी। देखिए, ये जो दोनों जो टर्म है, टेक्निकल टर्म है, ये जो हमारा टेस्ट है, जो भी टाइप का टेस्ट है, चाहे ये साइकोलॉजिकल हो और कोई भी साइंस का टेस्ट हो, वो रिलायबल भी होना चाहिए, वैलिड भी होना चाहिए। दोनों ये ट्रस्ट को डिनोट कर रहे हैं। ट्रस्ट इशू अगर होगा तो हमारा टेस्ट नहीं चल पाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ये दोनों चीज बहुत ही जरूरी होता है। एक होना चाहिए रिलायबिलिटी, एक होता है वैलिडिटी। तो एक एक डिनोट करता है कंसिस्टेंसी को एंड एक डिनोट करता है इसका ओरिजिनलिटी और इसका रियलनेस को और जेन्युइननेस को। जो रियल होता है मतलब जो कर रहे हैं वही है तो ना। मतलब कि अगर हम डिप्रेशन की स्केल बना है, ये डिप्रेशन को ही मेजर कर रहे हैं तो ना, ये तो इंटेलिजेंस या फिर पर्सनालिटी को नहीं मेजर कर रहे हैं। ये जो बताते हैं, इसको जो मेजर बताते हैं, इसको बोलते हैं वैलिडिटी एंड जो कंसिस्टेंसी को कैसे रिलेट करते हैं, जो हम रीचेक करते हैं, रीचेकिंग मतलब बार बार टेस्ट को कंसिस्टेंटली हम रिजल्ट देखते हैं। अगर रिजल्ट जो है कंसिस्टेंटली सेम टाइप का आ जाए, तब हम समझ पाएंगे कि हाँ इसका ट्रस्ट है। मतलब कंसिस्टेंटली, मतलब एक टाइप का रिजल्ट आ रहा है, तो मतलब ये तो ट्रस्टवर्दी है, मतलब ये तो रिलायबल है। एंड वैलिड क्यों है? वैलिड कब हम देखेंगे, चाहे आप सपोज आप हीमोग्लोबिन टेस्ट के लिए गए हो, आप ब्लड सैंपल नहीं ले गए हो, आप यूरिन सैंपल ले गए हो, ऐसे तो नहीं चलेगा। मतलब अगर ब्लड ही नहीं होगा तो कैसे आपका हीमोग्लोबिन चेक होगा? तो जस्ट लाइक दैट साइकोलॉजी में भी जो चीज हम मेजर करना चाहते हैं वही चीज मेजर हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको डिनोट करने वाला मेजर और स्टैंडर्डाइजेशन होता है वैलिडिटी। तो रिलायबिलिटी वैलिडिटी दोनों ही ऐसे स्टैंडर्डाइजेशन में, ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करता है। तो आई होप
आप लोगों को क्लियर आज हो ही गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे वाला जो स्लाइड है उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल आप देख सकते हैं, जो रिसर्च साइकोलॉजी का बहुत ही नॉन एंड कॉमन टर्म है। इस वेरिएबल्स को लेकर तो हम बात किए चुके हैं पहले। जो लोग नहीं देखे, जो लोग नए नए हो, आप देख सकते हो जो हमारा वेरिएबल को लेके टाइप 1 टाइप 2 एरर्स, ये सब रिसर्च साइकोलॉजी का बहुत सारा ऐसा वीडियोस है। और अगर कुछ ऐसा रिसर्च साइकोलॉजी का वीडियो आपको, ऐसा कुछ रिसर्च साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि क्लियर करना चाहिए, तो कमेंट में जरूर बता देना। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे कि नाम जो है सजेस्ट करता है, इंडिपेंडेंट जो कि जो वेरिएबल किसके ऊपर डिपेंड ना करके चेंज हो जाता है खुद पे खुद अपने मर्जी से, वो इंडिपेंडेंट होता है। वो किसी के ऊपर डिपेंड करके चेंज नहीं होता है। बट डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, वो किसी और वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करके खुद को चेंज कर लेता है। मतलब वो और वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट वेरिएबल जनरली होता है, वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इट्स नॉट अ कांस्टेंट टर्म, बट इट्स अ एपरेंट टर्म। बिकॉज रिसर्च साइकोलॉजी में जो रिसर्च कर रहे हैं, मतलब जिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करके हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल तैयार करते हैं। जनरली हम क्या देखते हैं, क्वेश्चंस ऐसा पूछा जाता है जो 11th-12th स्टैंडर्ड में हो, जिसका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आता है। आगे जाके जो नेट सेट दे रहे हैं, जो सीयूईटी दे रहे हैं, उस पे भी केस स्टडी क्वेश्चंस बहुत आता है। बहुत बार वेरिएबल्स का क्वेश्चन, रिसर्च साइकोलॉजी का क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड ही बहुत बार आता है। तो केस स्टडी में क्या होता है, ये फाइंड आउट करने देते हैं कि जस्ट फाइंड आउट व्हाट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज आईवी, एंड व्हाट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल ओवर हियर। तो जो एक्सपेरिमेंटल प्रॉब्लम दिया हुआ रहता है, उसमें से आपको निकलना पड़ता है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल एग्जाम में तो समझ जाते हैं। जैसे कि स्लीप आवर, एक आईवी हमने उस कंटेक्स्ट में अगर ले लिया इसको, अगर स्लीप आवर को आईवी हम नाम दे दिया, तो इसके ऊपर डिपेंड करके क्या क्या वेरिएबल है उसको, मतलब उस कौन सी ऐसा डिपेंडेंट वेरिएबल जिसका चेंज हम देखना चाहते हैं, वो हम देखते हैं। मतलब स्लीप के ऊपर डिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो है हमारा परफॉर्मेंस। वन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स इज हमारा परफॉर्मेंस। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जस्ट लास्ट नाइट जो एग्जाम के बिफोर नाइट है, वो 8 आवर्स ऑफ स्टैंडर्डाइज स्लीप किए है, तो इसलिए इसका परफॉर्मेंस एक तरीके का होगा। और ये जो मतलब ये बच्चे हैं, इसका लास्ट नाइट स्लीप नहीं हुआ, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट में सिलेबस खत्म कर रहे हैं आप लोगों के तरह। मतलब आप बहुत बच्चे हैं, सब बच्चे नहीं है, लास्ट मोमेंट में एकदम बहुत रात रात करके पढ़ के, एक हफ्ते में 2 दिन में सिलेबस खत्म करके पढ़ाई करते हो रात जाग के, तो आपका जो स्लीप आवर कंप्लीट नहीं होता है, तो परफॉर्मेंस में यूजुअली नेगेटिव ही असर पड़ता है। तो हम लोग अगर एक्सपेरिमेंट करके बता दे, एक्सपेरिमेंट विल बी स्टेटिंग दैट वेदर द स्लीप आवर्स अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ योर एग्जाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ये तो बहुत ही गड़बड़ हो जाता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। ये जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, इसको बहुत बार बच्चे पनिशमेंट के तरह डिफाइन कर लेते हैं। तो इसमें देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ जो पोर्ट्रे किया है, ये नॉनवर्ब, ये जो ड्राइंग्स है, इसके साथ ही आप समझ सकते हो कि पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आप तो देख ही सकते हैं, कुछ दे रहे, समथिंग इज एडिंग ऑन। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कुछ दे रहे हैं, मतलब तभी रीइंफोर्समेंट होगा जो चीज देना पॉजिटिव फीलिंग देगा, वो होगा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। एंड जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कुछ ओमिट कर रहा है, वो ओमिट क्या कर रहा है, कुछ पॉजिटिव चीजें जो पहले था वो ओमिट करके अनप्लेजेंट फीलिंग को बढ़ावा दिया, ताकि डिजायर जो बिहेवियर है, वो बिहेवियर बार बार करे इंसान, टू गेट, इन ऑर्डर टू गेट द पॉजिटिव फीलिंग, जो कि ओमिट किया गया है। ओके, तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जाने अनजाने में हमारा जो पेरेंट्स है, बहुत बार ऐसा देखा जाता है,
बहुत बार नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का यूज कर ही देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देख रहे हैं, ये भाई है, वो सिबलिंग्स भी कर लेते हैं। भाई है, छोटा भाई है, दीदी है, सो रही है दीदी, बहुत देर तक सो रही है। ये क्या किया, जगाने के लिए फैन जो चल रहा था, फैन को ऑफ कर दिया। तो मतलब फैन जब चल रहा था, हवा हवा चल रही थी, बहुत ठंडा, मतलब आराम हो रहा था, ये सो रही थी। पर ये आके स्विच ऑफ कर दिया। उसका मतलब जो पॉजिटिव अभी तक जो पॉजिटिव प्लेजेंट एटमोस्फियर था, वो ओमिट हो गया। मतलब नेगेटिव, मतलब गर्मी आ गया, मतलब एकदम से हॉट, ये थॉट दिमाग में आया भाई का, तो इसलिए ये इस टेक्निक का यूज किया। इनको पता नहीं है टेक्निकल नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ये कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, पर ये जो एग्जाम्पल है, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का एग्जाम्पल है। बहुत बार हमारा पेरेंट्स, हमारा सिबलिंग, हम लोग कर सकते हैं। समझ में आ चुका है गाइस। चलिए क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग समझते हैं। हम जानते हैं ये दोनों लर्निंग का ही एक पैटर्न है, दोनों ही कंडीशनिंग लर्निंग है। कंडीशनड होके हम लोग लर्न करते हैं, पर कंडीशनिंग का वे ऑफ कंडीशनिंग जो है, वो कंडीशनिंग का तरीका कुछ अलग होता है, एंड उस तरीका का कोर डिफरेंस क्या है वो हम जानेंगे। देखिए, ये जो दोनों टाइप ऑफ कंडीशनिंग है, तो पेवलोव में तैयार एस्टेब्लिश किया था, स्किनर ने एस्टेब्लिश किया था। तो ये जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये कंडीशनिंग लर्निंग का, कंडीशन लर्निंग को डिनोट कर रहे हैं। तो ये लर्निंग का मेन डिफरेंस यही है। क्लासिकल कंडीशनिंग होता है एसोसिएशन को बेस करके, एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग होता है कंसेक्वेंस को बेस करके। मतलब कि जैसे कि हम समझते हैं, हम एसोसिएट कर लेते हैं कुछ चीजों के साथ, तो वो एसोसिएशन बन जाता है हमारा न्यू लर्निंग। जैसे कि ये बच्चे हैं, ये टिफिन बेल सुना, जैसे कि डिनोट कर रहा है टिफिन बेल, मतलब कि ये बेल अनाउंस कर रहे हैं कि टिफिन टाइम इज गेटिंग इनिशिएटेड। तो इसके हंगर बढ़ गया, इसका एलिवेशन बढ़ गया। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होता है, कैसे कॉन्सेक्वेंस, जब काम का कर्म फल होता है ना, हम लोग को पता ही है, वो कर्म फल जैसा होता है, प्लेजेंट या अनप्लेजेंट, उसके ऊपर डिपेंड करके हमारा बिहेवियर चेंज होता है। वो कैसे, जैसे कि ये छोटे बच्चे देखो, पहले किसी हादसा हुआ है इसके साथ कि आग के साथ मत खेलना, ऐसे बोलते हैं ना, आग के साथ खेलने गया, कुछ करने गया, तो आग पकड़ लिया हाथ में, तो क्या हुआ, वो बहुत ही अनप्लेजेंट कुछ हो गया। तो इसको मेमोराइज करके ये आग को हाथ लगाना बंद कर दिया। तो ऐसे करके जो होता है, जो कंसेक्वेंस के ऊपर बेस्ड करके होता है लर्निंग, वो होता है क्लासिक ऑपरेंट कंडीशनिंग। चलिए, इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जैसे कि देखिए, इन एंड आउट हम लोग को पता ही है, इन का मतलब क्या है, आउट का मतलब क्या है। इन मतलब अंदर, एक्स मतलब आउटसाइड। तो ये जो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, मोटिवेशन वाला चीज है। मोटिवेशन कैसे, कहां से आता है, कुछ मोटिवेशन किसी को फ्रॉम विद इन, जो भी आप बताइए, वहां से आता है। कुछ मोटिवेशन एक्सट्रेनियस, आउटसाइड से आता है, कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड करके आता है, कुछ काम करने का, कुछ सडन टाइप ऑफ बिहेव करने का, वो मोटिवेशन। सब कुछ के लिए, कुछ भी काम करने के लिए हमारा जो मोटिवेशन, जो ड्राइव, जो एनर्जी का नीड होता है, वो एनर्जी कहाँ से आता है। कुछ ऐसा होता है कि इनर फ्रॉम विद इन आता है, कुछ एनर्जी आता है आउटसाइड के। जैसे कि दोनों टीचर का एग्जांपल हमने दिया है। देखिए, इन ये जो टीचर है, देखते हैं जो बहुत पैशनेट है अपने टीचिंग को लेके, वो पैशनेटली टीच कर रहे हैं, इनका हॉबी है टीचिंग। ये स्टूडेंट भी एंजॉय कर रहे हैं, टीचर भी एंजॉय कर रहे हैं। जैसे कि इसका उतना मतलब सेकेंडरी हो गया, मतलब मनी के ऊपर बेस करके ये टीच नहीं कर रहे, बल्कि मनी जरूरी है, मनी इज इंपॉर्टेंट, पर मनी के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ मनी के ऊपर बेस करके ये टीच नहीं कर रहे हैं। मतलब जब कम मनी मिल रहा है, जब मनी नहीं भी मिल रहा है, तब भी ये टीच करेगा। पर ये जो एंड इन अदर हैंड, जो इन्होंने जो पढ़ा रहे, मतलब ये टीचर उतना पैशनेट नहीं है, ये जस्ट लाइक अदर सैलरी जॉब टीचिंग को ये एक जॉब के हिसाब से ले लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ गेटिंग द सैलरी। तो
इनके थॉट में हमेशा चलेगा कि कैलेंडर का जो फर्स्ट डे ऑफ मंथ आएगा, कब आएगा, तब सैलरी मिलेगा, कब मिलेगा, ऐसा कुछ। एसिमिलेशन वर्सेस एकोमोडेशन। वेल, एसिमिलेशन एकोमोडेशन हम जानते ही है, जीन पियाजे का थ्योरी है। जीन पियाजे का जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लेके जो उन्होंने थ्योरी दिया है जीन पियाजे, उनका थ्योरी का पार्ट है। उन्होंने ये दोनों टेक्निकल टर्म स्टेब्लिश किए हैं। क्या क्या बताए हैं? एसिमिलेशन वर्सेस एकोमोडेशन इन साइकोलॉजी, इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कैसे डेवलप करते हैं हमारा कॉग्निटिव फ्रेमवर्क, कैसे हम लोग कॉग्निशन कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए जीन पियाजे एसिमिलेशन एकोमोडेशन ये दोनों टर्म यूज किए हैं। जैसे कि देखिए, एसिमिलेशन एकोमोडेशन का मेन कंसेप्ट यही है। एसिमिलेशन में कुछ इंफॉर्मेशन एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ एड ऑन हो रहा है, जैसे कि एंड, जैसे कि ये देख रहे हैं, मतलब कैट को देख रहे हैं, ये तो बहुत क्यूट है, ओके द कैट इज क्यूट एंड कैन ही इज टू। एंड कुछ ऐड हो रहा है इंफॉर्मेशन, न्यू इंफॉर्मेशन क्या है? कैट क्यूट है, पर कैट एंग्री भी हो सकता है। एंग्री अगर हो जाए तो ये साउंड करता है, साउंड निकलता है, वो होता है हिस, ऐसे करके, इसको हिस कहता है। तो द कैट इज क्यूट बट इट कैन हिस टू। तो ये जो है ये एड ऑन हुआ, एग्जिस्टिंग जो इंफॉर्मेशन है वो एडेप्टेड हुआ और कुछ इंफॉर्मेशन के साथ। बट एकोमोडेशन क्या हुआ? एकोमोडेशन वो जो एकोमोडेट करते हैं। एकोमोडेट क्या होता है? जब जैसे कि हम एकोमोडेट कर लेते हैं न्यू इंफॉर्मेशन, इधर भी एकोमोडेट हो रहा है। कैसे हो रहा है? जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल। जैसे कि पहले वाला केस में क्या हुआ? पहले वाले केस में एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को इधर उधर हिलना नहीं पड़ा, पर इधर एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को थोड़ा बहुत हिलना पड़ा। पर ऑल्टर्ड या एडिशन ऐसा कुछ हुआ, पर ऐसा नहीं है पूरा का पूरा गलत निकल के आया। ऐसा कई और भी कंसेप्ट है जिसका कंसेप्ट हम लोग को उतना अच्छे तरीके से आता नहीं है। अगर आपको दिक्कत है किसी स्पेशल कंसेप्ट में, कमेंट करके जरूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए, थैंक यू, फिर मिलेंगे।